सुबह की क्लास तो बोर्ड के रखवाता है वो कि चलो भाई क्लास बोर्ड पे देखिए। सो आज हमें जो टॉपिक करना है उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए इस चैप्टर की ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या चीज़ है वो समझाता हूँ। देखिए आप लोगों ने वर्क पहले से पढ़ा हुआ था, पॉजिटिव वर्क भी होता है और नेगेटिव वर्क भी होता है। अच्छा पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो बोलो क्या होता है? पॉजिटिव वर्क। और जब फोर्स लग रहा हो अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट के तो बोलो क्या होता है? नेगेटिव वर्क। जैसे कि याद करो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर आगे की तरफ ये जो कैपिटल एफ है ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। अच्छा ध्यान देना। और इस अप्लाइड फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पर आ जाता है, बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो जाता है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी वजह से जो वर्क डन हुआ कैसा हुआ? बोलो पॉजिटिव वर्क। क्योंकि आप लोगों ने सब बच्चों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। देखो आप लोगों जो इनके बच्चे क्या है, मैंने बोलता वर्क का चैप्टर आपने करा हुआ होगा, है ना। जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ तो मैंने उनको भी इस क्लास में मैंने मना ही कर दिया था, बिकॉज हम क्वेश्चंस काफी सारे इंपॉर्टेंट करने वाले हैं जो रिलेटेबल होंगे पुरानी चीज़ों से। सो एफ एस कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा था। तो मुझे बताओ जरा, फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट और कितना एंगल होगा? cos 0 1 हो जाता है, तो ये आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज जब आगे चल रही होती तो इसके ऊपर पीछे की तरफ बोलो क्या लग रहा होता है? फ्रिक्शन लग रहा होता है। जब ये चीज आगे चल रही है तो पीछे की तरफ क्या लग रहा होता है? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन लग पीछे रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? आगे। तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन है वो कैसा है? बोलो नेगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन है? नेगेटिव। सो आपका जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा वो होगा हमारा फ्रिक्शन, और ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये आ जाएगा cos 180। cos 180 आपको पता है -1 होता है। तो मैं बस आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूँ बस मैं, ये दोनों चीजें क्या हैं। ये जो है ये क्या है? बोलो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अरे नहीं आया मन में? दिस इज वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। दिस इज वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द राइट साइड। सो द अप्लाइड फोर्स का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है और जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो क्या है? बोलो नेगेटिव है। सिंस डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में एक जैसे नहीं हो रही है, एक फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो पॉजिटिव वर्क डन, और अगर फोर्स अपोजिट में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट तो बोलो क्या? नेगेटिव वर्क डन। ये आपको सिखाया गया पहले ही शुरुआत में, पहली दूसरी क्लास के अंदर ये चीज सिखाई गई होगी। अभी जो दोबारा क्यों बता रहा हूँ, टॉपिक का नाम ही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है ढंग से समझना। 10 मिनट चलेगा इसका पूरा जो डेरिवेटिव पार्ट है, थोड़ा जो भी हमें समझना है इस टॉपिक के अंदर, और उसके बाद सीधा बस इसके न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करते हैं। मतलब पूरा टॉपिक जो है ना उससे बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को लेके, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अगर आपके किसी टॉपिक से आएंगे इस चैप्टर से तो वो यही है, ठीक है। डेरिवेशन आती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कोलिजन की, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स आएंगे तो पावर वाले न्यूमेरिकल आएंगे जो लास्ट क्लास करवाए गए, और ये जो आज कराऊंगा तो ऑलमोस्ट ये मान के चलेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम साथ साथ कर लेंगे। आज मैं इसके काफी सारे न्यूमेरिकल दिखा दूंगा तुम लोगों को। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में एक छोटी सी बात याद रखना। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड है मान लो u है। अब ये u0 भी हो सकता है और u कुछ और भी हो सकता है कि इनिशियल स्पीड इसकी u है। अब जैसे इसकी इनिशियल स्पीड मान लो u है और आपने इसके ऊपर क्या लगाया? a एक्सेलरेशन लगाया। क्या लगाया? बोलो a एक्सेलरेशन। क्या तुम जानते हो कि जैसे a का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने बोला कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ेगी? 4 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ेगी। अगर 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेट हुआ तो 8 की स्पीड बढ़ जाएगी, 5 सेकंड के लिए हुआ तो 20 की स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 1 सेकंड में 4 की स्पीड का बढ़ना होता है। तो अगर मैंने इसके ऊपर a एक्सेलरेशन लगाया तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट s होने के बाद आप बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट इसकी s हो जाएगी तो तुम बस मुझे ये बताओ कि जो इसका वेलोसिटी है वो u तो नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? बोलो v हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी की स्पीड u है और उसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन लगा तो थोड़ी डिस्प्लेसमेंट के बाद उसका स्पीड बोलो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो अब आप मुझे बताओ जरा, अगर इन सब पैरामीटर्स में रिलेशन आप लोगों से पूछो तो रिलेशन क्या बनेगा? तो हम जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू बोलो क्या होता है? 2as। नहीं आ रहा ना यार? आ रहा होगा तो यार। और क्या करिए, बहुत सिंपल तरीके से हम ड्राइव को करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ m। हाफ m से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो क्या बनेगा? हाफ m v स्क्वायर माइनस में हाफ m u स्क्वायर बराबर में हाफ m इनटू में 2as। बोलो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? MAS। और ये क्या हो जाएगा जरा बताओ? हाफ mv स्क्वायर को बच्चा बताएगा क्या चीज है? सर इसकी फाइनल स्पीड है, उसका कुछ ना कुछ मास तो सर होगा ही ना, पहले से मास तो होगा ही। तो एक तरीके से हाफ mv स्क्वायर इज इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
और हाफ mu स्क्वायर इज इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एग्री और नॉट? नहीं आ रहा समझ में? और मुझे बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिखता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज है जो कि किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बोलो? फोर्स। और फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या होता है? वर्क डन। अरे समझो ना, ma को मैंने फोर्स लिख दिया और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या हो गया? वर्क डन। सो बस हो गया। ये क्या ड्राइव है? क्या बताना चाह रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से समझ में आ रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहना चाह रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहना चाह रही है किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा जितना उसके ऊपर क्या होगा? वर्क डन होगा। अगर गाड़ी का इंजन ज्यादा काम करेगा गाड़ी के ऊपर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या बढ़ेगी? ज्यादा बढ़ेगी। और अगर कम काम करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम बढ़ेगी। मींस द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी। नहीं है बात समझ? कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में उतना ही बदलाव आएगा जितना उसके ऊपर बोलो क्या होगा? वर्क डन होगा। सेम चीज आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ी थी कि किसी बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी जितना उसके ऊपर क्या होगा? काम होगा। याद करो कि मैंने बोला था आप लोगों को कि बताइए इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी जब मैं इस स्प्रिंग को खींचूंगा। तो आप लोगों ने बोला था इसको x डिस्टेंस तक खींचने में जितना इसके ऊपर काम करना पड़ा। लिखो मत बच्चों, समझो पहले। इस ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस खींचने तक जितना इसके ऊपर काम करना पड़ा उतना ही इसमें बोलो क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी। नहीं आ रहा यार? ऐसे ही आपने ये पढ़ा था कि अगर मैं इस ब्लॉक को h हाइट तक लेके चला जाता हूँ, इस ब्लॉक को h हाइट तक लेके चला जाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप जब पूरे क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बड़ी जबरदस्त चीज़ थी। ढंग से समझोगे तो, नहीं तो मैंने मुश्किल लगेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर कोई भी m मास की चीज़ है, आप उसको h हाइट तक ऊपर लेके चले गए हो, सो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा। बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा? तो mg फोर्स लगाना पड़ा, h डिस्प्लेसमेंट mgh। जितना वर्क डन करते हो वो इसमें, अब देखो चल तो नहीं रही, ऊपर रुका हुआ है। और रुका हुआ है तो मैंने बोला था कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही थी जितना इसके ऊपर बोलो क्या करा था हमने? वर्क डन। और वर्क डन इस केस में हमने बोलो कितना करा था? mgh। नहीं आ रहा ना यार? ऐसे ही इस मैंने बोला था कि इस ब्लॉक को अगर मैं x डिस्टेंस से खींच दूं, इसको मैं इसकी पोजीशन से x यूनिट आगे ले जाऊं, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और मैं इसको कितना आगे ले जाऊं बोलो? x यूनिट आगे ले जाऊं, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा। और वही बात है ना, अगर मैं इसको x यूनिट आगे ले भी गया हूं बच्चों, तो मैंने यहाँ पर इसको होल्ड कर रखा है ऐसे करके, तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। समझो ना, मैं इसको खींच के ऐसे करके यहाँ पर ले आया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो भर गई ना। अरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी तो भर गई ना, स्टोर्ड एनर्जी तो है, इसमें भी स्टोर्ड एनर्जी तो है। तो वो स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है? जितना उसके ऊपर काम करा उतनी बोलो उसमें क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी। तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो जितना इसके ऊपर बोलो क्या करा? काम। और इसके ऊपर काम कितना करा? सिर्फ सीधा कैलकुलेशन थी इसकी, हाफ kx स्क्वायर। नहीं आ रहा ना यार? Where k indicates the spring constant of the spring, जो कि आपको बताता है कितने न्यूटन का फोर्स है ना। एक यूनिट डिस्प्लेस करने में कितना रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, और x होता है कितना डिस्प्लेस करा। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी सिर्फ वर्क डन के बराबर है और काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी वर्क डन के बराबर है। कुल मिला के सिर्फ बात दोनों क्या कहती है? किसी भी सिस्टम की एनर्जी में चेंज ही तब आएगा जब उसके ऊपर क्या होगा? काम होगा। अभी ऐसे लिखा हुआ है तो ये इसकी ना तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आने वाला है ना पोटेंशियल एनर्जी में, जब तक मैं इसके ऊपर कोई काम ना करूं। हाँ, काम करूंगा, उठाऊंगा इसको ऊपर की तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, धक्का दूंगा तो बोलो क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मींस किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में से कुछ भी बदल रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या हो रहा है? वर्क डन। और जितना वर्क हो रहा है वो सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो? एनर्जी में। नहीं है ना? पक्का बताओ, मुश्किल लगी ये वाली चीज? आसान सी चीज है ना? तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कि ये जो मैंने ड्राइव आपको बताया समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट स्टेट्स दैट the change in kinetic energy of the body is equal to the work done on or by the body. On or by the body क्या होता है? एक तरीके से क्या work done on the body लिख सकते हैं, work done on the body। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हर बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? ये बात की गारंटी है क्या भाई? अगर मान लो कि कोई चीज ऑलरेडी तेज चल रही है और अब उसको हम मतलब एक्सीलरेट करना बंद कर देते हैं एक तरीके से, या मान लो कि कोई चीज चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि फ्रिक्शन उसको रोक देता है थोड़ी देर में? तो वो फ्रिक्शन भी तो क्या कर रहा है बोलो? वर्क डन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। और उस वर्क डन की वजह से वो क्या हो रही है चीज बोलो? रुक जा रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वर्क डन ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा भी सकता है और काइनेटिक एनर्जी घटा भी सकता है।
अगर मैंने वर्क डन करा है बॉडी के ऊपर, ऐसे धक्का लगाया मैंने, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव वर्क डन है। जहां फोर्स लग रहा है वहीं डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पॉजिटिव वर्क डन है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन सोचो इस तरफ को चल रहा है तो फ्रिक्शन क्या करने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन भी तो एक वर्क डन कर रहा है ना, फ्रिक्शन भी तो क्या कर रहा है, बोलो वर्क डन, और वो इसकी स्पीड को बोलो क्या करने की कोशिश कर रहा है, बोलो स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। समझो मेरी बात को, अगर किसी बॉडी पे फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि वर्क डन पॉजिटिव लग रहा है, कैसा लग रहा है, बोलो पॉजिटिव, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। और अगर हमारा फोर्स ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी वर्क डन बोलो कैसा लग रहा है, बोलो नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन जो होता है वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बोलो क्या करेगा, घटाएगा। आप बताओ ना, इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है, जो मान लो आगे की तरफ अप्लाइड फोर्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या कर रहा है, घटा रहा है। अरे नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे मेरी बात को, दोबारा बताऊं, आप मुझे बताओ, जो फोर्स इसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और जो फ्रिक्शन इसके ऊपर ऐसे लग रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो जो वर्क डन होता है किसी भी फोर्स की वजह से, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि भाई वर्क डन हमारा पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है। चिंता मत करिए, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज में क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। सो यहाँ पर बोलेंगे इफ वर्क इज पॉजिटिव, अगर वर्क हमारा बोलो कैसा है, पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल इंक्रीज, और यहां पर बोलेगी इफ वर्क इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल। अच्छा, जिन बच्चों को लगेगी सर ये पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब क्या है, यार एक बात समझ जाओ ना, पॉजिटिव वर्क कब कहते हैं, जब जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स, तभी तो बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। अब सोचो ना, जब जिस डायरेक्शन में चल रही है अगर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो बोलो क्या होगी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सर नहीं है, बस मैंने ये बोला कि अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो आप कब कहते हो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, जब जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, बोलो आपका फोर्स, तभी तो कहते हो ना। तो अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और नेगेटिव वर्क डन कब कहते हो, जब जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है उसके विपरीत फोर्स लग रहा है, उसके विपरीत फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो ऐसे में आप बताओ ना, अगर कोई फोर्स अपोजिट लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट के तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बोलो क्या करेगा, कम करेगा, रोक रहेगा ना उसको। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में, प्रिंस नहीं आई मेरी बात समझ में। सिंपल एक्सप्रेशन है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में उतना ही बदलाव आएगा जितना उसके ऊपर बोलो क्या होगा, काम होगा। तो इसको ऐसे याद करो या फिर ऐसे याद करो कि KF माइनस का KI बराबर कितना होगा, बोलो W। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, जितना उसके ऊपर बोलो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? नहीं आया सर समझ में, पक्का? अच्छा, अगर मान लो कि वैसे तो ड्राइव हो गया इसका वर्क एनर्जी थ्योरम का, लेकिन मान लो कि कोई तुम्हें फिर भी वेरिएबल फोर्स की वजह से ड्राइव दे दे तो क्या करेंगे। अब देखो, जिनको चीजें पता है भाई, पिछली वाली थोड़ी अच्छे से पढ़ रखी है तो समझ में आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय अ वेरिएबल फोर्स। अच्छा, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, जो बदल रहा हो, है ना। और जब भी फोर्स बदल रहा होता तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो, जरा बताओगे? नहीं, जब भी फोर्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने एरिया बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन आपको याद है कि छोटा छोटा FDX कैलकुलेट करना होता है। हर छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स एक जैसा रहा होता है, तो हम वो FDX जोड़ रहे थे, नहीं आ रहा यार। ये अगर मान लो कि किसी ने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक करी, लेकिन जो मेरा फोर्स है ना वो एक जैसा नहीं है, फोर्स मेरा बोलो कैसा है, वेरिएबल है। ये पोजीशन मान लो मेरी x1 है और ये वाली पोजीशन मान लो मेरी क्या है, बोलो x2 है, और मैंने यहाँ पर फोर्स तो लगाया बट एक जैसा मेरा फोर्स नहीं है। मेरा फोर्स बोलो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, बदल रहा है, धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है, जैसा मर्जी है, लेकिन फोर्स बार बार क्या कर रहा हूँ, बोलो चेंज कर रहा हूँ। तो जब आप फोर्स बार बार चेंज कर रहे हो तो आप एक फोर्स की वैल्यू ले ही नहीं सकते। तो ऐसे में याद करो तुम लोगों ने क्या करा था, तुम लोगों ने करा था कि छोटी छोटी DX डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी फोर्स लग रहा है उसको FDX कर लो, क्योंकि FDX से क्या पता लगेगा, अगर थोड़ी सी DX डिस्प्लेसमेंट हुई है, थोड़ी सी DX डिस्प्लेसमेंट बीच में हुई है, तो उस दौरान जो फोर्स लगा होगा वो लगा होगा F, तो कितना वर्क डन हुआ होगा, F into DX। फिर अगली DX डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कुछ और हो गया होगा, अगली DX के लिए कुछ और हो गया होगा, नहीं है बस में। तो छोटे छोटे हमने क्या जोड़े थे, बोलो FDX जोड़े थे। तो मुझे बताओ, अगर वेरिएबल फोर्स है तो टोटल वर्क डन कितना होता है, बताओ जरा। कि सर सारे FDX को इंटीग्रेट कर दो, बोलो कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। अरे नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि यही सारा खेल है कि आप लोग ना पिछली चीजें कितनी बेहतर पढ़ते हैं। डायरेक्ट किसी को एक्सप्रेशन मैंने नहीं लिखवाया, मैंने इसके ऊपर पहले आपको समझाया था कि FDX का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो आप जरा समझिए, इंटीग्रेट तब करते हैं जो चीजें छोटी छोटी करके कैलकुलेट करनी होती है। अब आप सब बच्चे में बताइए, ये भी ड्राइव उसी का वर्क एनर्जी थ्योरम का, बट कभी कभी वो जो ड्राइव है वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से
और ये जो ड्राइव है वो इसीलिए वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो अब आप मुझे बताओ सब बच्चे, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं बस एक छोटी सी चीज यहाँ पर करूंगा, ध्यान सुनना। मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? किसी को पता है कि मैं एक्सेलरेशन को जानता हूँ dv by dt, जानता हूँ? अरे यार ये आपको पता होना चाहिए, थर्ड चैप्टर से करा हुआ है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, d स्टैंड्स फॉर द चेंज, है ना? अच्छा, इसमें मैंने एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा कि मैंने ना ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूँ बच्चों ऐसा। और जो dx बाय, अरे यहाँ dt आएगा ना बोर्ड पे, जो ये dx बाय dt है, बस मैं शुरू करने वाले, जो ये dx बाय dt है बच्चों, ये मेरा क्या हो सकता है बच्चों? क्या लिखा जा सकता है? बोलो v क्यों भाई? वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या? टाइम, यही वेलोसिटी होती है। और क्या बन जाएगा बताओ जरा? dv बाय में बोलो क्या? dx। एक बार a को यहाँ पर ऐसा सब्स्टिट्यूट करो, बोलो कितना आएगा? x1 से x2, और बोलो क्या आएगा? मास a, बोलो कितना आएगा सब बच्चे? v dv अपॉन में dx, और यहाँ पर बोलो क्या? dx से dx कट जाएगा। अब तो मुझे बताइए एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में? वेलोसिटी की टर्म्स में। इसमें चेंज आ रहा है, बोलो वेलोसिटी में। तो यहाँ पर जो लिमिट है ना वो वेलोसिटी की लिमिट लगाओ। तो पहले लिमिट थी कि x1 से x2 गए, अब वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी? x1 पे वेलोसिटी u थी और x2 पे वेलोसिटी बोलो कितनी है? v। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, जब x1 इस पोजीशन में थे तब u वेलोसिटी थी और x2 पे बोलो कितनी थी? v। मैंने वेलोसिटी की यूनिट को इसलिए रखा बिकॉज़ चेंज वेलोसिटी में दिया हुआ है, पर dv दिया हुआ है। बोलो कितना आएगा? mv dv। सब बच्चे बताओ, m आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? v dv, और ये बचेगा u और v। इतना इंटीग्रेशन जिन बच्चों को आता है कि इनको पता है कि v की पावर 1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप लोग याद करें कि फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है x की पावर n dx का। बोलो कितना? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो मुझे बताओ फटाफट से कितना बनेगा ये? कितना बनेगा ये? तो ये बनेगा मेरा m v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में कितना? बोलो 1 प्लस 1। अपर लिमिट कितनी? बोलो v, लोअर लिमिट 2। बोलो कितना आ जाएगा सब बच्चे? कहाँ पर? अच्छा ये सॉरी ठीक है, चलो कोई बच्चे ध्यान दे रहे हैं। v स्क्वायर बाय 2, ये ऊपर v नीचे u, एक बार अपर लिमिट रखो और एक बार लोअर लिमिट। बताओ कितना आ जाएगा सब बच्चे? यहाँ से वर्क डन निकल के आएगा m v स्क्वायर बाय में 2 माइनस का u स्क्वायर बाय में 2, जो कि बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस में हाफ mu स्क्वायर, which is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So the work done is equals to the change in kinetic energy. तो फिर से भैया आंसर लेकिन सर फिर क्या राइट रहे? अरे बच्चों वो कांस्टेंट फोर्स के लेके है और ये वेरिएबल। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको एग्जामिनर थोड़ा परेशान करने के लिए स्पेशल लिख देगा कि मुझे तो वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ बाया वेरिएबल फोर्स। तो हम पहले कांस्टेंट वाली करते थे, लेकिन बच्चे ऐसे कहते थे सर हमें वेरिएबल वाली भी कराए स्कूल में, तो हमने दोनों कर लिया, वेरिएबल वाली भी कर ली और कांस्टेंट वाली भी कर ली। नहीं है बात समझिए, लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकलता है वो मैं समझाता हूँ आपको बस। लेकिन आप बस ये समझ लो कि टॉपिक में डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया अक्षर? आसान सी चीज़ है यार, मुश्किल नहीं है। देखो पता है क्या है प्रॉब्लम? मुश्किल चीज़ें कहाँ से बनेंगी, ये मैं आपको बहुत महीनों से कहता आ रहा हूँ। मुश्किल बनेगी धीरे धीरे, और वो आप लोग ही मुश्किल बना रहे हैं जब आप लोग कैलकुलस नहीं कवर कर रहे हैं, जब आप लोग ये चीज़ें कवर ही नहीं कर रहे हैं कि सर ने ए इक्वल टू डी बाई डी टी कहाँ से लिख दिया। जैसे 10th के बच्चे को तो मैंने सीधा एकदम नहीं बोला कि ए इक्वल टू डी बाई डी टी। पहले प्रॉपर 1 घंटे की क्लास ली थी मैंने, जिसमें मैं आपको बताया था कि वाई ए इक्वल टू डी बाई डी टी, वाई बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। प्रॉपर क्लासेस दी जा चुकी हैं इन चीज़ों को लेके, प्रॉपर क्लासेस एफडीएक्स के इंटीग्रेशन को लेके दी जा चुकी है, कैलकुलस पूरा समझाया जा चुका है, ये वाली चीज़। अब देखो कहाँ कहाँ फंस रहे हो आप लोग, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पिछला, उसको ना तो ये समझ में आ रहा है कि v की पावर 1 को सर ने v की पावर 2/2 क्यों लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यों करी, उसको नहीं पता लग रहा है कि एफडीएक्स का इंटीग्रेशन क्यों कर रहा है, उसको नहीं पता लग रहा है a इक्वल्स टू डी बाई डी टी। फिर कहाँ से समझ में आएगा? फिजिक्स से लगेगा, मुश्किल लगेगा, ऐसे ही लगेगा फिजिक्स तो भाई बहुत मुश्किल है, कहाँ से होने वाली है ना? फिर टीचर का समझ में नहीं आ रहा, शुरू में समझ में आ रहा था, समझ में शुरू में इसलिए आ रहा था कि आपने शुरू में बेसिक चीज़ें कर रहे थे। आपको सब चीज़ें जुड़ने के बाद जो करना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर आपने पिछला नहीं करा हुआ तो फिर वो फॉल्ट आपका रहेगा कि आप चीज़ें कर ही नहीं रहे पिछले, तो चीज़ें कहाँ से समझ में आएंगी? फिजिक्स में मुश्किल बनाते हैं आप लोग ही, और जैसे ही तुम्हारा जैसी एंट्रेंस लाइन में जाएंगे क्वेश्चंस तुम्हें फिर और मुश्किल लगने लगते हैं। कारण क्या? बेसिक्स अच्छे नहीं है तो एंट्रेंस वाला कहाँ समझ में आएगा? इसीलिए एंट्रेंस वाला क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। लेकिन जिसका बेसिक पार्ट बहुत अच्छा होता है, जिसको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ये चीज़ें आ कैसे रही है, सर कैसे बता रहे हैं, बस फिर वो नहीं फंसेगा। तुम चिंता मत करो, जिन बच्चों का एकेडमिक्स बहुत अच्छा चल रहा है ना बेसिक वाला, आप लोग एंट्रेंस की तैयारी करोगे आपको हर्डल नहीं बनेगा बीच में, बेसिक बहुत बढ़िया होगा तो चीज़ें वहाँ की समझ में आने लग जाएंगी। क्लियर हो रहा है? तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ, टेस्ट आपके चेक करें, नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट भी निकालने आपको नहीं आते बहुत बच्चों को। इसका मैंने बैकअप लिया था बहुत प्रॉपरली, बैकअप क्लास में सब समझाया था, एक एक चीज़ समझाई थी क्या होता है
52 युग हीलियम का मतलब क्या होता है, 52 ग्राम हीलियम का मतलब क्या होता है, पूरा क्लियर किया था आप लोगों को। उसके बाद भी आप लोगों के नंबर आप लोगों के सामने, आप लोगों ने देख ली होगी लिस्ट, बहुत ही घटिया करे हुए टेस्ट। तो अच्छा नहीं है साइंस लेके मतलब इस तरीके की पढ़ाई करना, बहुत गलत है, बहुत गलत है। समझ में आ गया? ये नहीं आया? आसान है ये तो। अब चलो, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। जितना भी पढ़ाया इसका क्या इस्तेमाल हम करने वाले क्वेश्चंस के अंदर। चलिए, सो गाइस एक कुल मिला के एक बात समझ ली मैंने, क्या? अब ये क्वेश्चन अच्छे से सुनना भाई, क्वेश्चन तो और थोड़े से मुश्किल कराने वालों में, ध्यान सुनो। अच्छे क्वेश्चंस करने हैं ना, ताकि पेपर में कोई आए तो हमारा फंसे ना क्वेश्चन ना। बिल्कुल इजी करके कोई फायदा नहीं है। इजी कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन मुझे बाद में मैंने कहा है कि मुश्किल भी कराने, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट टर्म की रिवीजन से पहले शायद ये चैप्टर का रिवीजन ना हो पाए, तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चन साथ के साथ ही करा दे रहा हूँ, ठीक है? इनके साथ के साथ कर लो। अब सुनो, नोट में आप लोग एक बात समझो, एक बात तो समझ में आ गई, हम जितना भी वर्क डन किसी बॉडी पे करते हैं वो किसके बराबर होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी जतिन? किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी? स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? जितना वर्क डन करूंगा। और धनुष में कैसे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी? जब मैं उसको खींचूंगा। तो जितना भी आप वर्क डन करते हैं बॉडी में, उतनी बोलो क्या बन जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। किसी ब्लॉक को ऊपर लेके जितना काम किया उतनी बोलो क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली चीज तो ये कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी विल स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या तो जो मैंने बॉडी पे काम किया वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? बोलो पोटेंशियल एनर्जी। अरे नहीं आ रहा समझ में, लक्षित नहीं आ रही बात समझने? किसी भी बॉडी पे जो मैंने काम किया वो उसमें किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल में। आप कहेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे जितना काम करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा। अरे बच्चों, कुछ केसेस में क्या करेगा? वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, और कुछ केसेस में बोलो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी। अब तो मुझे एक बात बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, मैं इस टेबल को वहां पर खिसका के लेके जा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्या इसमें कोई एनर्जी स्टोर होगी थोड़ी देर बाद? नहीं। इस वर्क डन की बेसिस की बोलो से क्या बदलेगी? काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है, आइदर वर्क डन विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द वर्क डन विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, और बोथ भी कर सकता है, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को समझना है बच्चों, एक तो चीज ये पढ़ी है हमने, दूसरी चीज बोलो क्या पढ़ी है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बोलो है कि नहीं? अरे नहीं आया समझ में? पक्की बात है। और तीसरी और बड़ी जरूरी बात कि जब दोनों ही दूसरे के बराबर है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? चेंज इन। ऐसा कहां पड़ा? ऐसा तो बहुत बार पड़ा। सर मुझे बताओ जरा, ये ब्लॉक मेरे पास ऊपर है, सब बच्चे ये ब्लॉक मेरे पास ऊपर है, अभी रेस्ट पे है, तो मुझे बताओ इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? अगर ये h हाइट पे है तो बोलो कितनी है? बोलो mgh। तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और मुझे बताइए जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। सो द काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट विल इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। ये बच्चों जितना भी चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में एग्जैक्टली किसके बराबर है? बोलो पोटेंशियल एनर्जी की। अरे कराया कि नहीं कराया? आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई इंक्लाइन पे ना कोई चीज रखी हुई है, आप समझते चलिए, ये h हाइट की कोई चीज है, यहाँ पर मैंने एक बॉल को ऐसे पकड़ा हुआ है और इसकी स्पीड अभी 0 है, तो मुझे बताइए अभी इसके पास क्या है? बताओ जरा सब बच्चों, अभी इसके पास क्या है? बोलो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो जितनी भी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे कोई भी चीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी होती है? mgh। तो मुझे बताइए काइनेटिक तो 0 है बट पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है? mgh। अब यहाँ पर जब ये आएगा तो इसके पास एक अच्छी खासी स्पीड होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? और यहाँ पर आते के साथ ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो, हाइट खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो किसके बराबर होगी? बोलो पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। या बोलेंगे जितना भी चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में वहां से लेके यहाँ तक आने में जो चेंज आया वो किसके बराबर है? जितना वहां पर बोलो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट होल पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। दैट होल पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। नहीं है ना बात समझ? आप कहेंगे सर हर बार क्या पोटेंशियल ही काइनेटिक में कन्वर्ट होता है? अरे नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पर। हाँ भाई इधर आदर्श, ये स्प्रिंग है मान लो, और ये गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी की एक अच्छी खासी स्पीड है। अब आप बताओ इस गाड़ी की एक अच्छी खासी स्पीड है तो इसकी स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे बताओ अगर 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा नहीं कर देगा? बताओ। अरे कर देगा कि नहीं कर देगा? ऐसा कंप्रेस कर देगा इसको। अगर ये ऐसा कंप्रेस हो जाएगी, ध्यान देना भाई, तो मुझे बताओ जरा इसकी काइनेटिक थोड़ी देर बाद तो स्पीड कितनी हो जाएगी? बोलो 0, क्योंकि जब ये कंप्रेस करेगा थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड बोलो क्या हो जाएगी? अरे भैया रोकेगा ना स्प्रिंग उसको अपोजिट फोर्स आगे, तो मेरी बात समझो, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। कहाँ गई सारी काइनेटिक एनर्जी? यस, वो जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो अब स्प्रिंग के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी। आपने इसको x यूनिट से कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन गया हाफ के x। क्या बन गई बोलो? तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी हाफ mv² वो अब 0 हो चुकी है। मतलब द होल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। नहीं आ रहा सर समझ में, है ना? सो यहाँ पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी या जितना भी चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? बोलो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हिच इज हाफ kx²। नहीं आ रहा सर, नहीं है आयुष?
तो मैं बोलूंगा जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी ना वो फिर दोबारा से बोलो किसमें स्टोर होगी, बोलो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो बोल सकते हो कि जो हाफ mv² था ना गाड़ी का, वो कितना बन गया, बोलो हाफ kx² बन गया। अगर ये स्प्रिंग x यूनिट से बोलो क्या हुई है, कंप्रेस हुई। तो मेरे को लगता है कि ये तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है पहले से, दैट द आइदर द पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सीन देखो सारे के सारे, पोटेंशियल से बोलो क्या बना, काइनेटिक बना। यहाँ पर अच्छा खासा स्पीड बन गया लास्ट में। That potential will convert into the kinetic. That kinetic will convert into the potential. Means kinetic potential एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। किसी पॉइंट का kinetic बाद में potential बन सकता है, किसी पॉइंट का potential एनर्जी बाद में kinetic एनर्जी बन सकता है। और सर वर्क डन की वजह से या तो kinetic एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क डन की वजह से potential एनर्जी में चेंज आएगा। अब ये बातें ना आपको तभी समझ में आएंगी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना आप लोगों को। उससे पहले ये बात उतनी रिलेटेबल लग नहीं रही होगी, सर क्या कहना चाह रहे हैं। हमें हर बार सिचुएशन देख के अंदाजा लगेगा कि जो सिस्टम पे काम हो रहा है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव करेगा या काइनेटिक एनर्जी में बदलाव करेगा, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलेगी या पोटेंशियल काइनेटिक में। सिचुएशन के जरिए पता लगेगा। और मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन सा केस इन तीनों में से लगने वाला है। नहीं आ रही बात समझ में, पक्का समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ये वाली बात जो मैंने बताई ना, हल्का फुल्का आइडिया जरूर हो कि जो भी हम बॉडी में काम करते हैं, आपने ये भी देख लिया कि वो काम किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, या फिर वो जो काम मैंने करा वो उसकी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। नहीं आ रही बात समझ में, पक्का नहीं आया सोचती, मुश्किल लग रहा है कि अरे क्या हो गया भाई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा काम करते हैं। आपके पास क्वेश्चंस की वैल्यूज बना रखी है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, वैल्यूज वही देते हैं जो डायरेक्टली आंसर करते हैं आप लोगों को। क्या हुआ, इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मास 10 kg है और इसके ऊपर एक फोर्स लगा है 100 न्यूटन का, जिससे इसकी जो स्पीड है थोड़ी देर बाद 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है विद इन ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। क्वेश्चन क्या है, calculate the work done by the friction force on the object। एक तो ये, दूसरी चीज calculate the opposing frictional force। नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिर समझाऊंगा। क्वेश्चन देखो ध्यान से और सारी क्लैरिटी आएगी भाई, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। नहीं हो पाया वो क्लास। चलिए अच्छा, क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बात और थोड़ी सी बोल देना चाहता हूँ। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा ना, इसमें आप लोग ऐसे बोल सकते हो, एक चीज छोटी सी ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा इसको करने में। अरे आओ भाई, देखो भाई एक छोटी सी बात मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, क्या बस 2 मिनट और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो आपने वर्क डन के बराबर लिखा, उसको ऐसे लिख लो, दैट इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मतलब आपको एक बात समझना है, ध्यान सुनना भाई, एक मिनट लिखना बंद करो सब। किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा ना, वो आप बताएंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आएगा। ऑल फोर्सेस मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। आप मुझे बताओ, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके चल रहे हो तो क्या उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है? जतिन, किसी ऑब्जेक्ट को मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो क्या उसके ऊपर कोई एक ही वर्क कर रहा है? क्या अप्लाइड फोर्स अलग वर्क कर रहा है और फ्रिक्शन बोलो क्या कर रहा है, अलग फोर्स कर रहा है। आप मुझे बस छोटी सी बात का जवाब देना, तभी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सब बच्चे, अगर इसके ऊपर जो मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया उसने इसके ऊपर वर्क किया 500 न्यूटन का, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने इसके ऊपर वर्क किया -150 न्यूटन का, तो आप बस मुझे ये बताओ उसके ऊपर नेट वर्क कितना हुआ?
ध्यान से बताओ क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना भाई, आपने ये पढ़ा हुआ है वैसे, आप लोग जानते हो। क्या ये चीज मैंने आप लोगों को पहले कैलकुलेट नहीं करवाई कभी भी आज तक? करवाई है ना। किसी ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके जा रहा हूं तो उसके ऊपर वर्क डन मेरा अप्लाइड फोर्स भी कर रहे हैं। सब बच्चे क्लास देखो यार, बोर्ड पे ध्यान दो और थोड़ा सा अटेंटिव रहो। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें अटेंशन आपका बस बोर्ड पे रहना चाहिए। मैंने बोला कि मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसके ऊपर जो वर्क डन पाया था अप्लाइड फोर्स हुआ 500 न्यूटन हुआ, बट फ्रिक्शन अपोजिट में काम कर रहा था, उसने -150 न्यूटन का काम किया, तो नेट वर्क कितना हुआ इसके ऊपर? तो 500 माइनस 150 कि भाई 500 का मैंने काम जरूर किया, लेकिन 150 फ्रिक्शन ने कम कर दिया मेरे काम को। याद करो मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को। तो नेट जो वर्क डन हुआ बोलो कितने का हुआ बस? तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो मुझे बताइए 500 का आएगा या 150 का आएगा या 350 का आएगा? 350 का, क्योंकि भले ही आपने 500 का काम किया बट आपको जो रेजिस्ट करा किसने करा बोलो? फ्रिक्शन ने। तो नेट जो काम हुआ बोलो कितने का हुआ? मात्र 350 जूल का। तो जो नेट वर्क डन होता है ना किसी बॉडी के ऊपर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, या फिर बोलो क्या नेट वर्क डन, क्या बोलोगे? बोलो नेट वर्क डन ऑन द बॉडी, जितना भी नेट वर्क डन हुआ है। अब नेट शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सब बच्चे? ए क्लास, नेट शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि भैया आपने भले ही वर्क डन किया बट फ्रिक्शन ने आपके वर्क डन को बोलो क्या कर दिया है? कुछ ना कुछ कम कर दिया। तो नेट जितना भी काम हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या आएगा? चेंज आएगा। ये समझ में नहीं आया सर? तो आप मुझे बताओ ना, आपने भले ही 500 लगाया लेकिन 150 का अगर फ्रिक्शन लग गया तो आप बोलेंगे नेट वर्क डन कितने का होगा? बस 350 जूल का। तो जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा? 350 जूल का आएगा। कॉमन नहीं है ये वाली बात समझ में? दूसरी बड़ी जरूरी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इसमें, ध्यान सुनिए, सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लेंगे ना तो हम कहीं फंसेंगे नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, आपने बोला वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस। अब फोर्सेस भी ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब ये वाली चर्चा हमने अभी तक करी नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और एक क्या होते हैं बोलो? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं और जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, सबने मिलकर जितना काम किया ना वही उसकी बोलो क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो यार इसको ध्यान से, प्रिंस यहां पर ध्यान दो। मैंने यहां पर बोला कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है बोलो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ऑल फोर्सेस का वर्क डन कितना होता है बोलो? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दो ही तरह के होते हैं, तो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? देखिए यार एक सिंपल सी बात है, अगर आपने कुछ काम करा, हाँ भाई यहां पर ध्यान दो वंश, आपने किसी बॉडी पे कुछ काम किया और उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी उस काम की वजह से, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है। फोर्स कैसा बोलो? जैसे कि बताओ कब कब ऐसा हो सकता है? आपने एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाया, ध्यान देना ये थोड़ा सा मैं टॉपिक वापस हट रहा हूँ इस वर्क एनर्जी से और कुछ बताना चाह रहा हूँ कंजर्वेटिव के बारे में। आप मुझे बताना जरा कब कब कंजर्वेटिव हो रहा है, ध्यान देना भाई क्लास, कंजर्वेटिव फोर्स कब कब हो रहा है आप मुझे बताओ जरा। मैंने इस ब्लॉक को यहां से उठा के कुछ हाइट पे ले गया, मुझे बताओ इसमें एनर्जी भरेगी नहीं भरेगी? तो जो मैंने वर्क किया या जो मैंने फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से उसके अगेंस्ट फोर्स लगाया, वो इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है बिकॉज इसमें एनर्जी कंजर्व हो जा रही है। दोबारा सुनो, मैंने एक स्प्रिंग के साथ अटैच एक ब्लॉक है, उसको आगे की तरफ खींच दिया, तो बोलो ये फोर्स, स्प्रिंग वाला फोर्स भी बोलो कैसा है? कंजर्वेटिव। क्योंकि अगर मैं आगे की तरफ खींचता हूं तो वो वर्क डन इस बॉडी में कंजर्व हो जाता है, किसकी फॉर्म में बोलो? एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बोलो? समझो मेरी बात को, जब जब आपका फोर्स बॉडी में एनर्जी को कंजर्व करा दे एक तरीके से, तब तब वो कैसा फोर्स कहा जाएगा बोलो? कंजर्वेटिव फोर्स। और भी चीजें इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक टर्म से बात कर रहा हूं कि क्या होता है कंजर्वेटिव और क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव। इमेजिन करना जो बातें कर रहा हूं। एक और चीज समझना जरा, धनुष है, ध्यान देना भाई, इसको धनुष को मैंने इस तरीके से पीछे की तरफ खींच दिया, ऐसे करके पीछे की तरफ इसको खींच दिया। अब आप बताओ जो भी आपने फोर्स लगाया उसकी वजह से अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड है कि नहीं? तो ये फिर से बोलो कैसा फोर्स है बोलो? कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो एनर्जी को बोलो क्या कर ले? कंजर्व कर ले। आप बताओ ना, इसमें जो काम करा वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, इसमें जो काम करा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, इसमें जो काम करा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, सब पे जो काम करा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब तुम मुझे एक बात आना, कोई एक ब्लॉक चल रहा है आगे की तरफ और उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन भी तो फोर्स लगा रहा है ना। अब आप बताओ ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, अब आप बताओ क्या कोई एनर्जी स्टोर्ड हुई? ध्यान देना, यहां पर आपने फोर्स लगाया या फ्रिक्शन ने फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के किसी चीज को आप आगे तक ले गए। इस टेबल को मैं खींच के आगे ले गया, बताओ वहां तक ले जाऊं 5 मीटर दूर तक, क्या इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी? नहीं होगी। क्या ये वापस आ सकता है? नहीं। समझो मेरी बात को, इसको लेके गया तो वापस आ सकता है क्योंकि सर एनर्जी स्टोर होगी, इसको लेके गया वापस आ सकता है एनर्जी स्टोर होगी, इसको लेके गया वापस आ सकता है एनर्जी स्टोर होगी, बट इसको लेके गया वापस नहीं आ सकता बिकॉज जो भी मैंने काम करा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड। समझो मेरी बात को,
कुछ कहेंगे सर कहाँ गया वर्क डन, अरे कुछ तो आपका काम हो गया भाई एक तरीके से। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, कुछ सर हीट की फॉर्म में लॉस हो गया, जो फ्रिक्शन में जो आपकी चीजें आगे बढ़ी हैं तो हीट की फॉर्म में एनर्जी बोलो क्या होगी, लॉस होगी। तो ये जो फोर्स होते हैं बोलो, ये कैसे फोर्स होते हैं बोलो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे फोर्स होते हैं बोलो। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि सर ये क्यों लिखवाया है यहाँ पर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। एक्चुअली में वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर बहुत अच्छे लेवल पे समझना है ना आपको, मतलब आप कहें कि सर मेरे से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाए, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए मैं आपको कुछ बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जब मैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप बस मुझे कुछ बातों के जवाब दें। क्या तुम्हें ये बात क्लियर है कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो वर्क डन की वजह से आएगा, जितना हम काम करेंगे उतना ही बोलो क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज, लेकिन वो वर्क डन नेट वर्क डन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोले कि मैंने तो 500 जूल का काम किया। सब बच्चे आप बोले कि मैंने तो 500 जूल का काम करा, लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी 500 की चेंज ही नहीं हो रही, तो आपके कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है। आपने भले 500 का काम किया, लेकिन बॉडी में नेट कितने वर्क डन हुआ है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना हुआ है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना हुआ बोलो 350। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा बोलो 350। तो क्या तुम्हें मेरी पहली स्टेटमेंट सबको क्लियर होती है? पहली स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं? दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू द वर्क डन बाय वन फोर्स, इट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। जितने भी सभी फोर्सेस ने मिलकर जो भी नेट वर्क डन किया, नेट वर्क डन जो भी हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी में बोलो क्या आएगा, चेंज आएगा। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना। और वही बात वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, नेट वर्क डन। अरे वर्क डन बाय सभी फोर्सेस को बोलो क्या बोल सकता हूं, बोलो नेट वर्क डन जो होने वाला है। वही स्टेटमेंट मैंने ऊपर वाली और नीचे वाले तो एक ही स्टेटमेंट है, ऊपर वाली और नीचे वाले तो एक ही स्टेटमेंट है। फिर ये बड़ा जरूरी है, जितने भी फोर्सेस होते हैं वो या तो कैसे होते हैं बोलो कंजर्वेटिव, या क्या होते हैं बोलो नॉन कंजर्वेटिव। तो सभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ने मिलकर जो भी नेट वर्क डन किया उतना ही सिस्टम की बॉडी में बोलो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको थोड़ी देर में पूरा क्लियर कर दूंगा जब क्वेश्चंस बनाएंगे आप। लेकिन मुझे बस ये बताओ कौन से फोर्सेस की वजह से बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी बनती है? सब बच्चे कौन से फोर्सेस की वजह से बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी बनती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है। ग्रेविटी का फोर्स बोलो सब बच्चे कैसा फोर्स है? सब बच्चे ग्रेविटी का फोर्स बोलो सब बच्चे कैसा फोर्स है? ध्यान देना भाई, यहां पर लिख रहा हूं ग्रेविटी का फोर्स। सब बच्चे बताओ कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। स्प्रिंग का फोर्स बोलो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये जो फोर्स आपके लगे हैं, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, दीज ऑल आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाई दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस? क्योंकि सर इनके द्वारा किया गया काम हमेशा बॉडी में कंजर्व हो जाता है। अरे नहीं आया समझ में? स्प्रिंग के द्वारा जो काम होता है वो सारा का सारा स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी काम होता है वो सारा का सारा बॉडी में स्टोर हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? लेकिन आप बताइए फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई काम करके देखो आप लोग। आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया सब बच्चे दोबारा से, मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, ऊपर लेके गया, एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में, हुई कि नहीं बताओ? मैं इसको लेके आया ऊपर, इसको लेके आया, ग्रेविटी के अगेंस्ट 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 यहां पर ले आया, बोलो एनर्जी स्टोर है कि नहीं? नहीं विश्वास हो रहा है देखो नीचे गया अपने आप, है ना। स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच था, मैं स्प्रिंग के अगेंस्ट लेके जा रहा हूं, स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहा हूं, बोलो एनर्जी स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। मैं धनुष के अंदर तीर को ऐसे पीछे लेके जा रहा हूं, इधर भाई मैं धनुष को तीर को पीछे ऐसे लेके जा रहा हूं, टेंशन के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, बोलो एनर्जी स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है सर। लेकिन आप मुझे बताइए ना, मैं इस ब्लॉक को आगे लेके जा रहा हूं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, किसी अगेंस्ट बोलो? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। क्या इसमें फ्रिक्शन ने एनर्जी स्टोर करी? क्या फ्रिक्शन लगा जरूर अपोजिट में, जैसे यहां पर ग्रेविटी अपोजिट में लगा, यहां पर स्प्रिंग का फोर्स अपोजिट में लगा, यहां पर आप लोगों का फ्रिक्शन अपोजिट में लगा, लेकिन क्या फ्रिक्शन इसमें एनर्जी स्टोर कर पाया? क्या मैं इस ब्लॉक को यहां से यहां लेके आ जाऊंगा तो क्या फ्रिक्शन इसको वापस खींच लेगा? नहीं खींच पाएगा सर। फ्रिक्शन अपनी साथ की साथ जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में क्या कर देता है बोलो? लॉस कर देता है, उसमें स्टोर नहीं कर पाता है। इसलिए एक ऐसा फोर्स है बोलो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नहीं आया समझ में सर? कुछ क्लैरिटी बन रही है नहीं बन रही, या बेकार लग रहा है टॉपिक? समझ नहीं आया? आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव कौन से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटी का फोर्स क्यों कंजर्वेटिव है जरा बताओ? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी आप काम करेंगे वो बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। आप किसी को ऊपर लेके जाते रहिए ग्रेविटी के अगेंस्ट, एनर्जी बढ़ती जा रही है उसके अंदर। आप स्प्रिंग के अगेंस्ट लेके जाइए किसी ब्लॉक को, एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन आप किसी बॉडी को चला के फ्रिक्शन के अगेंस्ट लेके जाइए, क्या उसमें एनर्जी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही सर। जहां लेके जाएंगे वहीं छोड़ दीजिए, कोई एनर्जी नहीं बढ़ी उसके अंदर, क्योंकि सारी जो एनर्जी है वो साथ के साथ हीट की फॉर्म में क्या हो गई? लॉस हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल बोलो कौन सा है? फ्रिक्शन इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड ग्रेविटी और स्प्रिंग वाला फोर्स बोलो क्या है? इज दिस क्लियर? तो क्या ये सारी बातें कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये सब क्यों पढ़ा है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, सारी बातों से बाहर आ जाओ और क्वेश्चंस की तरफ बस ध्यान देना। क्वेश्चन समझ में आ गए तो समझ लो आज की क्लास समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। सो क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स। पहले तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये कुछ सिनेरियो है, इस सिनेरियो को एक बार समझो सब बच्चे, बोर्ड पे देखना भाई। एक ऑब्जेक्ट है कितने केजी का बोलो? 10 केजी का। उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, उसके ऊपर फोर्स लगा 100 न्यूटन का और उसकी स्पीड बढ़कर बोलो कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकंड 5 मीटर के दौरान।
तो कह रहा है बताओ जरा कितना इसके ऊपर वर्क डन हुआ फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हुआ। एक छोटी सी चीज सोचो आप लोग, मैं इसको बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के पहले कराने की कोशिश करता हूं। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, सब बच्चे काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है, 0, क्योंकि इसकी स्पीड 0 है। बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलो सर, हाफ mv स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान देना भाई, तो बोलो कितनी आएगी, हाफ m बोलो कितना है बच्चों इसका 10, v स्क्वायर मतलब कितना बोलो 8 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा बच्चों 320, कितना आएगा बोलो। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़कर कितनी होगी 320 जूल। यहां पर आपको चीज समझ में आने वाली है भाई वंश, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले बोलो कितनी है 0 और बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी होगी, बोलो 320 जूल। ध्यान से देखो ना कैसे निकाल रहा हूं सर पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, बाद की बोलो कितनी हाफ एम स्क्वायर, तो 320 जूल की काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या हुई है, चेंज हुई है। इसका मतलब सभी के सभी फोर्सेस ने मिलकर नेट वर्क डन भी कितना करा होगा 320 जूल। प्रिंस नहीं आ रही बात समझ में। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी और बाद में 8 की स्पीड हो चुकी है, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी इसकी 320 जूल हो चुकी है, हाफ एम स्क्वायर से निकाल लिया। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 320 जूल से बदली है, तो उसके मतलब इसके ऊपर नेट वर्क डन भी कितना हुआ है 320 जूल। मतलब जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं सब मिला के उसके ऊपर बस कितना काम कर पाए 320 जूल। अब मैंने क्या देखा कि मैंने जो फोर्स लगाया था एक्चुअली वो कितना काम करता है, एक बार वो तो देख लूं। तो मैंने जो अप्लाइड फोर्स लगाया था सब बच्चे, मैंने जो अप्लाइड फोर्स लगाया था उसने एक्चुअली कितना काम करा। तो मैंने कहा सर फोर्स मैंने लगाया बोलो कितने का सब बच्चे 100 का, और मैंने डिस्प्लेसमेंट करी 5 तक, तो मैंने काम तो सर 500 जूल का किया है। अरे ये तो प्रॉब्लम लग रही है मुझे, मैंने 500 जूल का काम करा बट काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कितनी चेंज हो रही है 320 जूल। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि फ्रिक्शन भी यहां पर एक्टिंग कर रहा होगा और फ्रिक्शन ने भी यहां पर काम किया होगा कितने का बताओ जरा, माइनस का 180 जूल का काम फ्रिक्शन कर रहा है। इसीलिए 500 में से माइनस 100 से कम होकर नेट काम कितने का होगा 320 जूल। नहीं है ऐसा, यही है इंपॉर्टेंट चीज। आपको पिछला कैसा भी समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गए खेल बन जाएगा भाई। नहीं आ रही बात समझ में, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। और आपको सोचिए कि इससे आसान तरीका कुछ नहीं, आसान तरीका बच्चों यही है बस। जितना काम कर रहे हैं या तो बॉडी की बोलो क्या करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, या जितना काम कर रहे हैं वो बॉडी में क्या बना देगा बोलो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देगा। अब तुम मुझे एक बात होना यार, थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगाना सब बच्चे, और बोर्ड पे थोड़ा बने रहो अगले आधे घंटे के लिए, बहुत जरूरी चीजें चल रही है। आप इस ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जाओ जितना मर्जी, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी बनेगी क्या, सोचो तो सही है। गाड़ी को यहाँ से लेके 100 मीटर दूर ले जाओ, क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, वापस आ जाएगी वहां चल के अपने अभी, नहीं आएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो बड़ा ऑब्वियस रीजन है सर, वेलोसिटी बदल रही है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्क डन बराबर क्या बोलो चेंज इन, सिंपल पता लग रहा है सर, बात वर्क डन की भी हो रही है और काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटीज की चर्चा हो रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, वर्क डन बराबर क्या चेंज इन, यहां पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी रोल। और आप खुद सोच के मुझे बताइए ना, ये चीज जब आगे चल रही है क्या कहीं से पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी कब बनती है, जब ब्लॉक को ऊपर लेके जाते हैं, जब स्प्रिंग के साथ अटैच चीज को लेके जाते हैं, धनुष के साथ चीज को ऐसे लेके जाते हैं, तब बनती है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे में कहां से पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी जिक्र, और जब पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र ही नहीं है तो कौन से दो फॉर्मूले नहीं लग सकते बोलो, ना तो नीचे वाला ये वाला और ना ऊपर वाला वो वाला, सिर्फ बीच वाला लगेगा। बोलो कौन सा, जितना भी काम करा वो किसमें चेंज करेगा बोलो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया भूमि समझ में, नहीं आया समझ में। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस ब्लॉक को आप यहां से लेके यहां तक ले आओ, इस बॉडी में कहीं से भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। कब होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, जब मैं इसको ऊपर लेके गया होगी स्टोर, देखो नीचे आ रहा है, मैं स्प्रिंग के साथ इस ब्लॉक को आगे लेके गया होगी स्टोर, मैं एक पेंडुलम को मैं यहां से लेके यहां ले गया होगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। लेकिन आप बताओ ना, इस ब्लॉक को यहां से लेके यहां ले आओ, स्टेबल को वहां ले जाओ, क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरेगी, नहीं भरेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का यहां पर कोई भी क्वेश्चन में रोल तो, लेकिन क्वेश्चन में स्पीड बढ़ी है, मतलब किसका रोल है बोलो काइनेटिक एनर्जी का। और जब पोटेंशियल एनर्जी का रोल ही नहीं है तो ना तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बीच वाला। नहीं आ रहा समझ में। तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन छोटा सा ये कर रहा था, मैंने ना क्वेश्चन कराने का तरीका थोड़ा बदला है। मैंने बस आपसे ये कहा कि मैंने देखा कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, पहले 0 थी, बाद में कितनी होगी बोलो काइनेटिक एनर्जी 320 जूल। तो इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया 320 जूल का, इसका मतलब टोटल वर्क डन भी कितना हुआ होगा 320 जूल। लेकिन मैंने देखा कि मैंने कितना काम करा, मैंने तो फोर्स लगाया 100 का 5 की डिस्प्लेसमेंट करी, तो मैंने तो 500 जूल का काम किया था, मैंने 500 का काम किया बट काइनेटिक एनर्जी में चेंज सिर्फ मात्र 320 जूल का है। इसका मतलब कोई नेगेटिव वर्क डन भी करने लग रहा है, और आप जानते हो नेगेटिव वर्क डन कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। तो फ्रिक्शन ने कहीं ना कहीं माइनस 180 का काम किया होगा, फ्रिक्शन ने कहीं ना कहीं कितने का काम किया होगा बोलो माइनस 180 जूल का, तब जाके नेट वर्क डन कितना बना होगा 320 जूल का, और तब जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हुई 320 जूल से। नहीं आ रहा सर समझ में, पक्की बात है। तो सब बच्चे तो करना है कैसे, इसको सबको ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो यही है, क्या बोलो कि जितना चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में किसके बराबर है बोलो वर्क डन बाय, चलो अब ये बताओ सब बच्चे, अब समझ में आएगा तुम्हें मैं क्या पढ़ाना चाहता, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। अब यहाँ पर ऑल फोर्सेज मुझे बताओ कौन कौन से, सब बच्चे तो कौन कौन से ऑल फोर्सेज हैं। एक तो है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, और बोलो क्या है, एक है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, क्योंकि मुझे दो ही फोर्स नजर आ रही है, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स नजर आ रहे हैं,
कुछ कहेंगे सर आ रहा है सर ग्रेविटी का mg, यार mg आ भी रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, कितना वर्क डन होगा उसकी वजह से जीरो। तो आपको सिर्फ देखना है पॉजिटिव वर्क डन या नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन का तो क्या ही रूल है, आप बोल सकते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी, बोल दो भाई, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बोल दो भाई। लेकिन इसका वर्क डन और इसका वर्क डन बोलो कितना है, जीरो है। क्यों जीरो है सर, ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, जीरो जीरो होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं आ रहा है समझ में। लेकिन इसका वर्क डन आपको पता है पॉजिटिव है और इसका वर्क डन बोलो क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों का वर्क डन सर रोल प्ले करेगा नेट वर्क डन में। और यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, सब बच्चे बोलो भाई कितना आएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस का हाफ mu स्क्वायर बराबर में कितना बोलो, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना आएगा बोलो सर 100, अरे ध्यान दो 100 इंटू में बोलो कितना आएगा, बोल दो कि कैपिटल F जो मैंने फोर्स लगाया इंटू में बोलो क्या आएगा S। अरे है कि नहीं बताओ जरा, अरे नहीं आ रहा समझ में। और मुझे बेसिकली निकालना था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पहले पार्ट में निकालना था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ और इसकी वैल्यू पुट कर दिया सीधा, कोई दिक्कत नहीं। 100 इंटू में कितना बोलो 5, बोलो कितना आएगा सब बच्चे, हाफ मास कितना बोलो 10, वेलोसिटी बोलो कितनी 8, इसका स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा बच्चों, बराबर कितना आएगा बोलो 500 प्लस में बोलो कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सोचो ना सब बच्चे सोचो, 320, सोचो तो सही कि मैंने भले ही 500 का काम किया बट काइनेटिक एनर्जी में नेट चेंज मात्र 320 का है। इसका मतलब इसने जो काम करा होगा वो कैसा करा होगा, नेगेटिव। और आपको नहीं लगता तो निकाल के देख लो ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलो कैसा आ रहा है बताओ, 320 माइनस में बोलो कितना 500, कितना आ रहा है बोलो, माइनस का 180 जूल का काम कौन कर रहा है बोलो, फ्रिक्शन कर रहा है। समझ नहीं आया सर अभी भी, ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। समझना नहीं है ये बात, समझ मुश्किल नहीं है बच्चों, सारा खेल पता है कितना कि आप कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। चीज़ें सिलेबस बनाने वाले भैया यही है सीबीएसई वाले, इन्होंने सिलेबस बना के दिया, हमें वही सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। साइंस ली है तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, चाहे कहीं पर आपको बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे, आपको घुसे रहना पड़ेगा टॉपिक के अंदर, ठीक है। वो आलस में आके अपना रिदम मत तोड़ा करो कि इधर उधर भटक गया दिमाग, इधर उधर जा चुका है कि मेरे को तो आएगा ही नहीं, मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आधे बच्चे खो जाते हैं इन चीज़ों में, लेकिन उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो बच्चे समझ रहे होते हैं ना उनको आ जाता है थोड़ी देर में समझ में। क्या होता है ना कि हर टॉपिक में ना बीच में 5-10 मिनट ऐसे आते जरूर हैं जहाँ पर वो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन वही एक टाइम होता है जहाँ पर आपको बने रहना टॉपिक के अंदर। उसके बाद देखना लास्ट तक जाते जाते सारी चीज़ें पकड़ में आने लग जाती हैं। जिसने बीच में छोड़ दिया उसको क्या पकड़ में आया, कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ गया, पहला पार्ट होता है बच्चों डन, सब बच्चे ए क्लास। सेकंड बताओ क्या पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स था। तो यार जब तुम मुझे एक बात बताओ, क्लास 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 बोर्ड पे जब तुम मुझे बताओ, मुझे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पता लग चुका है, बोलो कितना, माइनस का 180। तो मुझे बताइए वर्क डन क्या होता है हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स इनटू में बोलो क्या, डिस्प्लेसमेंट। अरे यही तो आएगा। सब बच्चे मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या करा, स्मॉल एफ लिया और डिस्प्लेसमेंट बोलो कितने की है, 5 की। अरे बोलो है कि नहीं, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितने का आ गया, माइनस का 180 बाय में 5, कितना आ गया, माइनस का 36 न्यूटन। इसका मतलब कुल मिला के बात ये कि फ्रिक्शन कितना लग रहा था बोलो 36 न्यूटन, और 36 न्यूटन अगर 5 मीटर तक लगा तो नेट कितना हो गया बोलो 180। कितना हो गया बोलो, तो 180 जूल का काम नेगेटिव हुआ, हमने 500 का करा, 180 का फ्रिक्शन ने अपोजिट में कर दिया, तो नेट काम कितने का हुआ 320 जूल का, और उतनी ही सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में क्या आया बोलो, चेंज आया। इसीलिए तो बार बार बोल रहे हैं कि कितना चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, जितना हुआ वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, चाहे पॉजिटिव कर रहा हो चाहे कोई नेगेटिव कर रहा हो, जितना भी फोर्स नेट होगा ना उतना ही काइनेटिक एनर्जी में बोलो क्या आएगा, चेंज आएगा। ये मतलब है। समझ नहीं आ रहा सर, पक्की बात है, मुश्किल लगी बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे अगर मैं दूसरा बना के दूं तो? अरे उसका भी दूंगा, पहले तुम ये तो कर नहीं पा रहे तुम। देखते हैं कितना बढ़िया करते हो तुम लोग।
इसको मैं थोड़ा सा मतलब उस तरीके से कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा पैटर्न ना और इजी लगे। मैं क्वेश्चन जो पूछूं उसी सीक्वेंस में करना भाई, ध्यान रखना। अरे क्लास, मैं क्वेश्चन जैसे पूछूं उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है इस क्वेश्चन को बस। मतलब जो पूछूं पहले वो पहले ही निकालना, तभी थोड़ा आइडिया लगेगा तुम्हें कि क्या कहना चाह रहा हूं। पहले सब बच्चे निकालना कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सब बच्चे पहले क्या निकालेंगे कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। और अगर ये भी नहीं निकाल सकते ना तो भाई घर चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। पहले 0 स्पीड है, बाद में 20 की स्पीड है, मास दिया हुआ है। अगर ये भी नहीं निकालना आता तो फिर तुम्हारा व्यर्थ है यहाँ बैठना, पैसे खराब मत करो बच्चों। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टिव फोर्स। Calculate the resistive force by the air. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? बहुत बढ़िया, सबका ये आ रहा है। सब बच्चे पहले पहले स्टेप निकालो। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया? एक ऑब्जेक्ट पहले 0 की स्पीड पे था 10 kg का, 50 मीटर नीचे आते आते उसकी स्पीड से कितनी बड़ी बोलो? 20। अच्छा वैसे जिन बच्चों ने, एक सेकंड में लिखना बंद करो सब बच्चे, जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ, आपको नहीं लग रहा कि स्पीड थोड़ी कम बढ़ी है 50 मीटर के दौरान? क्योंकि 10-10 करके स्पीड बढ़ती थी हर एक, नहीं आ रहा यार? थोड़ा सा लग रहा है कम बढ़ी है शायद, उस समय कैलकुलेशन करते ज़्यादा बढ़ती थी कोई ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना एयर की रेजिस्टिव फोर्स को माना है तो वो उतना स्पीड बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि अपोजिंग में उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। चलो कोई नहीं, आप बस मुझे तुम ये बताओ फिलहाल, वर्क सॉरी कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, कैसे निकाला? उधर 0 थी, इधर बोलो कितनी थी? 20। प्रिंस वहाँ 0 थी, यहाँ पर कितनी थी? 20। दोनों यहाँ पे ध्यान देना है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया बोलो? सर यहाँ के निकाल लो हाफ एम वी स्क्वायर, वहाँ का निकाल लो हाफ एम यू स्क्वायर, देख लो कितना चेंज आया। कितने का आया बोलो? 2000 का। करके देख लो एक बार, सबका ही आ रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जब पहला पार्ट हो गया तुम्हारा, अब तुम निकालो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी। हाँ भाई, ग्रेविटी कितना काम कर रही है सब बच्चे? अब ग्रेविटी फोर्स कितना लगा रही है सब बच्चे? ऊपर से नीचे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? mg। फोर्स कितना लगता है बोलो? mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी करी बोलो? h। तो कितना वर्क डन करा बोलो? mgh। करे कैसे सर? अरे कैसे सर, नहीं आ रही बात समझ में? अरे ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया यहाँ पर? ग्रेविटी ने फोर्स कितना लगाया? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना करा? h। कार्तिक नहीं आ रही बात समझ में? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? जितना फोर्स लगाया ग्रेविटी ने और जितनी बोलो क्या करी? डिस्प्लेसमेंट करी। ग्रेविटी फोर्स किसी भी बॉडी पे कितना लगाती है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी करी बोलो? h। तो बताओ ना, m कितना? 10, g कितना? 10, हाइट कितनी? 50, बोलो कितना? तो भाई जतिन, जब 5000 जूल का काम कर रही है ग्रेविटी, तो काइनेटिक एनर्जी मात्र 2000 चेंज क्यों हो रही है? मिल गया जवाब सारा? नहीं आ रहा समझ में? सर 5000 जूल का काम कर रही है ग्रेविटी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मात्र 2000 से चेंज हुई है, मतलब 3000 तो कहीं ना कहीं खत्म हो गया ना। क्योंकि आप सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि वर्क डन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी कर रही है। एक्चुअली में जब बॉल नीचे गिर रही होगी तो उसके ऊपर एक एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? हालांकि मैंने वैल्यू थोड़ी बड़ी ले ली उसकी, कि ज़्यादा काम कर रहा है, इतना नहीं करेगा, तो उस हिसाब से मैं वैल्यू थोड़ी चेंज करूँ उसकी, या चलने जिससे? चलो कोई नहीं। तो मुझे बताओ, एयर के रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया? माइनस का 3000 या प्लस का 3000? माइनस का 3000। इसीलिए 5000 इसने करा, माइनस 3000 उसने कर दिया, तो नेट कितना काम हुआ? 2000। और नेट जो काम हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। अब आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में? नहीं आ रहा समझ में? इसीलिए तो बार बार क्या बोले जा रहा हूं, बार बार क्या बोले जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? जितना वर्क डन होगा बाय ऑल फोर्सेस। यहां पर वो ऑल फोर्सेस कौन कौन से हैं? सर वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले तो आप रेजिस्टिव फोर्स नहीं लेते थे। बच्चों हम तब नेग्लेक्ट करके चलते थे। क्या करके चलते बोलो? अगर इस समय भी, इधर भाई, अगर इस समय भी आप एयर का रेजिस्टिव फोर्स नेग्लेक्ट कर दे तो 5000 जूल का काम हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 5000 जूल से बढ़ेगी। मतलब इसकी स्पीड कितनी मिलनी चाहिए थी? ज्यादा मिलनी चाहिए थी। मैं बताऊं आपको, क्लास 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 बोर्ड पे, बिल्कुल इधर बोर्ड पे देखो, अगर यही क्वेश्चन तुम लोग कर रहे होते काइनेमेटिक्स में, वहां पर ये मान के चलते कि एयर का कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो तुम पता क्या क्वेश्चन लगाते? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? और तुम्हें बोलता कि 0 की स्पीड है, बताओ 50 मीटर बाद कितनी स्पीड होगी? सब बच्चे 0 की स्पीड है, बताओ 50 मीटर बाद कितनी स्पीड होगी? तो ऐसे निकालते तुम लोग, v स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, और a होता बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, डिस्प्लेसमेंट बोलो कितनी? 50 की, तो 50 × 10 500, ये आ जाता बोलो कितना? 1000, v का स्क्वायर। ये लगभग आप लोगों को जो आ रहा है 30 के करीब, मान लो 900 का होता है रूट, तो 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। लेकिन हमारे को यहाँ पर कितना मिल रहा है बोलो? मात्र, अरे 30 से ज़्यादा ही आएगा बच्चों, इसमें देखो 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है मान लो,
अगर एयर का रेजिस्टेंस ना मानो तो कितने की स्पीड बननी चाहिए थी 30 मीटर की, लेकिन बनी कितने की बोलो 20 मीटर पर सेकंड, बिकॉज एयर का रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? और वही तो पूछ रहा है कि कितना काम करा, तो मैंने कहा टोटल ग्रेविटी ने कितना काम करा 5000 जूल, लेकिन सिर्फ चेंज कितने का है काइनेटिक में 2000 का। इसका मतलब 3000 जूल का वर्क डन किसी ने खत्म कर दिया। किसने खत्म करा हुआ? एयर के रेजिस्टिव फोर्स से। इसीलिए बोलते हैं कि नेट वर्क डन जो हो रहा है उतने ही काइनेटिक एनर्जी का आएगा, बोलो चेंज आएगा। दिस इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे पता लगेगा एग्जाम में कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं? अरे सबका जिक्र वो क्वेश्चन में ही कर देता है, सबका जिक्र वो क्वेश्चन में कर देता है, उसी के बारे में पूछता है वो। नहीं आया समझ में? तो मुझे बताओ जरा काइनेटिक एनर्जी चेंज फाइनल माइनस क्या इनिशियल। सब बच्चे बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी, बोलो हाफ mv² माइनस में बोलो कितना, बोलो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आएगा, बोलो फोर्स इतना और डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना h। ओ भाई क्लियर है? अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अभी भी डाउट चल रहा है क्या? हाँ डाल सकते हो डायरेक्ट उसको 10 इंटू में जिसको लगे ना कि मैं तो सिर्फ ऐसे कर लूंगा जैसे मेरे को समझ में आया। अभी काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज आया, ग्रेविटी ने इतना करा, तो मैं माइनस करके निकाल लूंगा। कर लेना वैसे, ये तो बस आपको जनरल फॉर्मेट बता रखा भाई, समझ में आ रही कि नहीं बात? वैसे कर लेना जैसा आपका दिल करे। सो बोलो कितना आएगा ये 2000, ये 5000 और ये वर्क डन बाय द। तो सब बच्चे बताओ भाई, क्लास क्लास क्लास, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? 2000 माइनस में 5000 माइनस का 3000 जूल। नहीं आ रहा ना? और रेजिस्टिव फोर्स ने अगर काम इतना किया तो फोर्स कितना लगा रही होगी? अरे वाह, पूरी क्लास में अब जाके लगा तुम थोड़ा सा कुछ कर रहे हो। ये कौन सा था? एयर बाय द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, तो थर्ड पार्ट हो गया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा ना बच्चों? बोलो इसका आंसर बोलो कितना था? 2000 जूल। इसका आंसर बोलो कितना था? 5000 जूल। इसका बोलो कितना था? माइनस 3000 जूल। और जब फोर्थ वाले पार्ट की बात करूंगा तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स मुझे पता है, बोलो कितना है? तो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है बोलो कितना है? माइनस का 3000। तो रेजिस्टिव फोर्स का मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोर्स रेजिस्टिव, ठीक है। और बोलो क्या? डिस्प्लेसमेंट। अरे ऐसी तो वर्क डन आया होगा। अब रेजिस्टिव फोर्स पता नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता है 50 मीटर की है। तो 50 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के दौरान, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो कितना रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा तो समझ लो, तो माइनस का 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगातार लग रहा है और 50 मीटर तक अगर ऐसा लगेगा तो वो कितने का काम कर जाएगी? माइनस 3000 जूल का। तो वो 5000 में से 3000 को कम कर देगी और नेट 2000 जूल का काम होगा। 2000 जूल की गारंटी चेंज हुई है। अब इसको देख लो तुम, जब इसको देख लो, ये भी वही बात है। बस इसमें क्या है कि हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाया वहां पर ग्रेविटी का फोर्स है, और जो उधर एयर का रेजिस्टिव फोर्स है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। चीज दोनों में बोलो क्या है? सेम है। क्वेश्चन सेम है, आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का एस्पेक्ट। नहीं आया समझ में? मुश्किल लगी चीज? पक्का बताओ, एक क्वेश्चन करके दिखाना। कह रहे ये गलत दे दिया है। ये 20 मीटर की हाइट पे एक चीज रखी हुई है, इसका मास जो है वो 5 kg है। सवाल बहुत बहुत ही सिंपल पूछूंगा, मुश्किल कुछ भी नहीं पूछ रहा है इसमें। आपसे सवाल बस मेरा इतना सा है कि जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। बिल्कुल नकली सवाल है, बिल्कुल झंडू सवाल है ना, कुछ भी नहीं है। बताओ। स्पीड एट द बॉटम, सोचो मैंने कुछ समझाया था आप लोगों को इसके बारे में। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर होगी। 20 सही बता रहा भाई, बताओ। 20 20
क्वांटिटी। चलिए आइए सब बच्चे बोर्ड पे आओ। क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए, एक बहुत सिंपल सा फंडा है। आप मुझे बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अब वर्क डन की कोई बात ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है कितनी स्पीड बॉटम में होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देख के आइडिया लगेगा कि क्या करना है। हाँ भाई इधर ध्यान दो। आपको लग रहा है कि सर स्पीड का जिक्र हो रहा है, ऊपर 0 स्पीड है, नीचे v स्पीड है, कुछ पूछ रहा है सर काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है। लेकिन आप ये देखिए हाइट का भी जिक्र है, और उसमें हाइट पर इसके पास बोलो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इधर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जिक्र है, और बहुत क्लियरली दिख रहा है अक्षर इधर कि द होल काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी। और एनर्जी का ऐसा कुछ नहीं होता डायरेक्शन का, एनर्जी तो भैया स्केलर क्वांटिटी है। तो जितनी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी वो सारी की सारी यहां पर बोलो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। नहीं आई ना बात समझ में? या बोले कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आने वाला है वो बराबर होगा बोलो किसके, जितना पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या था ए पॉइंट पे था। नहीं आया ना समझ में? नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है क्या ये सब? तो मुझे तुम बस ये बताओ, द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी इज नथिंग बट इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो कुछ अजीब सी बात लगती है, तो यार आपको टोटल एनर्जी कंजर्वेशन तो पता ही है ना, तो आप बोल दो काइनेटिक एनर्जी एट बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी बराबर में बोलो क्या, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, बोलो 0। अरे नहीं, ए पे काइनेटिक 0 है और बी पे पोटेंशियल 0 है, तो वापस तो ये दोनों आएंगे। समझ नहीं आ रहा? तो मुझे सब बच्चे बताओ भाई बी पे कितना आएगा, बोलो हाफ mv स्क्वायर, और वहां पर बोलो कितना था, बोलो mgh। m से m मास की जरूरत ही नहीं थी वैसे इस क्वेश्चन के अंदर, तो v स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, 2gh। v का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, रूट 2gh, और बोलो इस हिसाब से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, रूट का 2, g 10 है और h बोलो कितना है, 20 है। बोलो कितना आ गया, रूट 400 यानी 20 मीटर। तो इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड बिल्कुल डाउनवर्ड जब आएगी तो कितने की होगी, बोलो 20 मीटर पर सेकंड, सिंस द होल पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट? नहीं आ रहा भी समझ में? बोलो दूसरा वाला जो फॉर्मूला था वो भी समझ में आएगा कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रहा, इसका भी करवा दिया आप लोगों को, और इसका तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी सारा का सारा नीचे आके बोलो क्या बन जाएगा, काइनेटिक। कर रहा था कि नहीं कर रहा था इस तरह क्वेश्चन? तो ये वाला भी हो चुका है। अब कोई एक आध क्वेश्चन और देखो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर हो गई? अच्छा ये वाला करके दिखा सकते हो मुझे, इक्वेशन बना सकते हो बस इसकी मेरे को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों। ये स्प्रिंग ऐसी है और एक गाड़ी आ रही है, अभी करवाया मैंने ये, वैसे कितनी वेलोसिटी से आ रही है, v वेलोसिटी से आ रही है। ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस करती है तब तक, ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस करती है तब तक जब तक ये बिल्कुल रुक ना जाए, है ना? समझना मेरी बात को, मैं गाड़ी को थोड़ा और पास कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ कि जब ये इससे टकराने वाली थी तब इसकी स्पीड बोलो कितनी थी, बोलो v थी। कितनी की स्पीड थी, बोलो v की। ध्यान देना यार, बड़ा बढ़िया केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और इसका मास बोलो कितना है गाड़ी का, m। अब सुनना मेरी बात को, ये जब इसको कंप्रेस करेगी, मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को लेकिन समझा पूरा दूंगा, जब ये इसको कंप्रेस कर देगी तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा स्प्रिंग। समझना यार, ये बहुत बहुत जरूरी केस है। ये ऐसा करके कर दोगे इसको, इसका स्पीड अब बोलो कितना हो जाएगा, 0। इसका स्पीड बोलो कितना हो जाएगा, 0। कहाँ गई सारी काइनेटिक एनर्जी? नहीं आई बात समझे? सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, बोलो पोटेंशियल में। और कितना पोटेंशियल सर? क्योंकि सर ये स्प्रिंग ना यहाँ पर कहीं पर थी, सोचो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका बोलो कौन सा पोजीशन है, समझो तो सही। ये यहां से लेकर इसको कहां तक कंप्रेस करता हुआ चला गया, x यूनिट तक। अगर इसने स्प्रिंग को x यूनिट कंप्रेस किया है तो मुझे बताओ स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी बना होगा। क्या तुम लोगों को याद है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर मैं किसी स्प्रिंग को x यूनिट से खींच दूं, अरे यार याद नहीं आ रहा तुम लोगों को, किसी स्प्रिंग को मैं x यूनिट से बोलो क्या करूं, खींच दूं, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगा, हाफ kx स्क्वायर। तो खींचूं या दबाऊं तो पोटेंशियल तो बनना ही है। तो अगर मैं x यूनिट से स्प्रिंग को खींचूं या x यूनिट से स्प्रिंग को दबा दूं, दोनों सूरत हाल में उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, हाफ kx स्क्वायर। तो ये जो हाफ kx स्क्वायर इसमें बन गया थोड़ी देर बाद, ये किसकी कॉस्ट पे बना है बताओ जरा? जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 हो चुकी है। द होल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अरे नहीं आया समझ, पक्का बताओ। तो आप लोग क्या बोलोगे अगर, अब देखो आपको किसी क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ये क्वेश्चन कैसे आने वाला है, देखो क्वेश्चन तो आएगा वैल्यूज की टर्म्स में, बताता हूं कैसे। आप बस ये बोलो द होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार विल कन्वर्ट इनटू द
तो मैं बोलूंगा एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जब ये मैक्सिमम कंप्रेस कर जाएगी, द होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring at that much compression. अरे बच्चों तुम्हें समझ में नहीं आया ये वाली बात, एक बार पढ़ो ये लाइन पढ़ो सब बच्चे, लाइन पढ़ो। एट द मैक्सिमम कंप्रेशन, जब गाड़ी बिल्कुल मतलब ये स्प्रिंग बिल्कुल मैक्सिममली कंप्रेस हो जाएगी, जितनी होनी है, तो गाड़ी रुक जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल जितनी होनी थी हो गई, इसका मतलब कार क्या होगी बोलो, रुक गई है। सो द एट द मैक्सिमम कंप्रेशन द होल काइनेटिक एनर्जी द कार विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट दैट कंप्रेशन। जो पूरी काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की थी वो किसमें कन्वर्ट होगी बोलो, जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड है। इसका मतलब आप लोग क्या इक्वेशन बनाओगे, सब बच्चों क्या इक्वेशन बनाओगे, हाफ mv स्क्वायर, जो हाफ mv स्क्वायर था बाद में तो जीरो हो चुका है, या बोल सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बोलो, हाफ mv स्क्वायर माइनस जीरो। अरे नहीं आ रही मेरी बात समझ में, मेरी बात सुनो, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलो, हाफ mv स्क्वायर, बाद में कितनी होगी बोलो, जीरो। तो कहां गई है हाफ mv स्क्वायर, यही हाफ mv स्क्वायर बाद में क्या बने बैठा है, हाफ kx स्क्वायर। अरे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलो क्या आएगा, दिस हाफ mv स्क्वायर विल बिकम हाफ kx स्क्वायर। इज दिस फाइन, नहीं आई बात समझ में। अब तुम मुझे बस ये बताओ, अगर सब बच्चों को एग्जाम के अंदर उसने आपको वो क्वेश्चन क्या करता है पता है, वो बोलता है कि गाड़ी का मास इतना है, 1000 kg की गाड़ी है, 10 या 20 की स्पीड से आ रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, बताओ जरा स्प्रिंग कितने से कंप्रेस होगी, तो वो x निकालने को बोलेगा। नहीं आई ना बात समझ में। आप मान लेंगे कि मान लेते हैं वो x यूनिट से क्या हुई, मैक्सिममली कंप्रेस हुई, तो मैं बोलूंगा सर वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे जितना भी उसका काइनेटिक एनर्जी है बोलो क्या बन गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी, मींस दैट होल हाफ mv स्क्वायर विल इक्वल टू द हाफ kx स्क्वायर। तो mv स्क्वायर बराबर kx स्क्वायर, मास पता है, v पता है, k पता है, बोलो क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। नहीं आया समझ में, क्या चीज, मास तो क्वेश्चन में दे देते हैं, लिख लो। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसमें मोरोवर एक चीज़ मैं ऐड करता, वो फ्रिक्शन वाली बात है, वो मैं नेक्स्ट में सिखा दूंगा आप लोगों को। लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ, तुम्हें जितना ये बताया गया कुछ तुम्हें आज पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। देखो मैंने आपसे एक बात बोली थी क्लास में कि आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएंगे ना तो बात बन जाएगी। अच्छा एक छोटी सी बात, जब ये कर ही लिया है ना तो एक छोटी सी लास्ट बात सुन लो, उसके बाद छुट्टी करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी का कॉन्सेप्ट है, वही चर्चा में मैंने आपको जो ये वाली चीज़ बताई है। और पता है ये चीज़ बिल्कुल भी बच्चों बोरिंग नहीं होती है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस प्रॉब्लम ये है। और पता है क्यों इंटरेस्ट नहीं ले पाते, पिछली चीज़ें ही नहीं आती हैं। हाफ kx स्क्वायर नहीं पता तो कहाँ से समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। पता है तो बहुत बढ़िया लगेगा, नहीं पता है प्रॉब्लम लगेगा भाई। अब तो मुझे बताओ, अगर मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, इस सरफेस का मैं बोल दूं बच्चों, इस सरफेस का कुछ ना म्यू भी है, कुछ क्या है बोलो, म्यू भी है, इसका कुछ ना कुछ म्यू भी है, फ्रिक्शन भी है सरफेस पे, फ्रिक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो अब आप मुझे बताओ, अगर फ्रिक्शन हुआ सुना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तब ये ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होगी, या जब फ्रिक्शन है तब ज्यादा कंप्रेस होगी? जब नहीं है तो ज्यादा कंप्रेस होगी। इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली बिल्कुल सही। अगर फ्रिक्शन नहीं है, तान्या फ्रिक्शन नहीं है तो ये स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस होगी, बिकॉज सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में खर्च होने वाली है, उसको दबाने में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराने में। बोलो करते हो कि नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रिक्शन भी मौजूद हुआ तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगी, कुछ तो फ्रिक्शन ही खत्म कर देगा इस काइनेटिक एनर्जी को, करेगा कि नहीं करेगा। मान लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 500 जूल की है, तो ये 500 जूल की काइनेटिक एनर्जी को अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो ये पूरी 500 जूल की काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। पूरी 500 जूल इस्तेमाल होगी उसको दबाने में, स्प्रिंग को दबाने में। नहीं आ रही बात समझ में, अगर फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन सोचो अगर फ्रिक्शन है तो अगर 500 जूल इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो फ्रिक्शन को काटने में भी तो इसका कुछ 100-150 जूल खर्च हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा वो मात्र 300-350 जूल की वजह से होगा और कम स्प्रिंग कंप्रेस होगी। मतलब मेरी पूरी बात को समझो, यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है जो मैं बोलने वाला हूं। भले ही मुश्किल लगे जाते जाते चीज, लेकिन ध्यान से सुनते हुए जाओ कि आपकी जो स्प्रिंग जब पहले इसको कंप्रेस कर रही थी, दैट होल काइनेटिक एनर्जी विल वर्क, या होल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें खर्च हो रही थी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन अब अगर फ्रिक्शन भी है तो इस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन किसमें खर्च होगा बोलो, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और बाकी का किसमें जाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। नहीं आई मेरी बात समझ में। तो आप लोग कैसे बोलोगे सब बच्चे, ए क्लास, तो बोलोगे हाफ mv स्क्वायर किन दो कामों में स्पेंड हुआ है, किन दो कामों में स्पेंड हुआ है बताओ जरा। एक तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना काम करेगा इसके ऊपर जरा बताओगे। फ्रिक्शन इसके ऊपर कितना काम करेगा बोलो, फ्रिक्शन करेगा f, डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना हुआ इसका बोलो x, इतना तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगी।
प्लस में मुझे बताओ जरा x यूनिट अगर कंप्रेस हुआ तो बोलो कितना करेगा, बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर। सर समझ नहीं आई ये वाली चीज क्या हुआ? अरे ये जो पूरा mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर है, इधर भाई ध्यान दो, पूरा जो हाफ mv स्क्वायर है इस बार दो कामों में खर्च हुआ है। किन दो कामों में बताओ जरा? एक तो जितना हाफ के एक्स स्क्वायर बना वो, अरे इस बार ये हाफ के एक्स स्क्वायर भी कम बनेगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? क्यों कम बनेगा? बिकॉज कुछ तो कहां पर खर्च हो जाएगा, बोलो। ये जो पूरा 500 जूल है ना, ऐसे हो जाएगा कि भाई 100 जूल तो यहां खर्च हो गया, बाकी का बस 400 जूल इसके अंदर बोलो क्या बन पाया, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पिछले वाले केस में पूरा 500 किस में कन्वर्ट हुआ था, बोलो पोटेंशियल एनर्जी में। सना नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही खुशी बात समझ में? अरे क्या मुश्किल लग रही है वाली चीज आपको? पिछले केस में और इस केस में फर्क समझ में नहीं आ रहा क्या? और ये जो मैंने आपको ये लिख के दिखाया ना, ये क्या चीज है एक्चुअली बताऊं? ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर में मैंने बोलो क्या बोला था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब आपको सर ये तो नहीं दिख रही वो चीज, ये वही चीज है, बस आपके समझने की देर होती है। पता नहीं आप कैसे देख रहे हैं इसको। अगर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बोलो तो कौन सा फोर्स है, बोलो एक फ्रिक्शन का, और एक बोलो किसका, बोलो स्प्रिंग का। किसका बोलो? स्प्रिंग का। ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस और ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन सा है? इधर भाई क्या चल रहा है? जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बोलो कौन सा है, बोलो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ, बोलो इतना। और यहां वाला जो स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन हुआ, कहीं से स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन कहां गया? अरे बच्चों स्प्रिंग के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ये वाला फोर्स है ना, ये वाला जो वर्क डन है वो हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दिया गया। नहीं आई बात समझ में? तो ये चीजें ना मुश्किल नहीं है, सारा खेल इस बात का है कि आप कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, और ये चीजें आने लगेंगी थोड़े टाइम बाद समझ में, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे तुम ये बताओ, अगर देखो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ ना, जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मैं आपसे सारे सिचुएशंस डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर के अंदर क्या आएगा? पेपर के अंदर या तो ये सिचुएशन आएगी, पेपर के अंदर या तो ये वाली सिचुएशन आएगी। अगर ये वाली आई तो बोलो क्या बोलोगे? अगर उसने फ्रिक्शन एब्सेंट बोला, सब बच्चे फ्रिक्शन एब्सेंट बोला, तो बोलोगे दैट होल हाफ mv स्क्वायर विल इक्वल टू द हाफ के एक्स स्क्वायर। पूरा हाफ mv स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर में। लेकिन अगर वहां पर फ्रिक्शन भी हुआ तो बोलोगे हाफ mv स्क्वायर दो जगह पे स्पेंड हुआ। कुछ स्पेंड हुआ बोलो किसमें? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, क्योंकि x यूनिट तक फ्रिक्शन लगा होगा तो fx तो वही खर्च हो गया होगा, और बाकी का बोलो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक्सप्रेशन अगर आपको दोनों आते हैं तो बात बन जाएगी। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी पूरी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। अक्षर नहीं आ रही बात समझ में? उसके बाद बताओ जरा फटाफट से, ये वाली चीज, ये क्वेश्चन समझ में आ गए दोनों के दोनों? थोड़े से हमने एक्स्ट्रा भी कर लिए हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? और वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने आपको ड्राइव बताया, ये भी क्लियर है कि नहीं? यहां से बेसिकली आज क्लास स्टार्ट करी थी। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम बनाई थी बाय कांस्टेंट फोर्स, फिर क्या करा था, बोलो बाय वेरिएबल फोर्स। फिर कुल मिला के बात ये समझ में आ गई थी, सर काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा जितना वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेज होगा। ऑल द फोर्सेज का मतलब नेट फोर्स, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव प्लस में वर्क डन बाय द। अब जिन बच्चों को ये वाला डाउट लग रहा था, आप देखो जरा, नॉन कंजर्वेटिव वाले का मैंने फ्रिक्शन का एफएस लिखा, और कंजर्वेटिव वाले की वर्क डन को मैंने किसके बराबर लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज उसका वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये आया समझ में? मैंने क्यों बताया था आप लोगों को? तो यहां पर ये वाली चीज के लिए बताया था बच्चों, ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया ना, ये वाली चीज के लिए कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना होगा, जितना वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेज होगा। और यहां पर ऑल द फोर्सेज कौन कौन से? एक फ्रिक्शन है और एक वर्क डन हो रहा है स्प्रिंग के ऊपर, लेकिन जो फ्रिक्शन है उसके ऊपर वर्क डन कितना हो रहा है, बोलो एफएस, और जो स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन हुआ वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो होल वर्क डन कितना, बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी को याद ना आ रहा हो ना तो ड्राइव देख लेना, पहले वर्क डन ही हाफ के एक्स स्क्वायर आया था, बाद में इसी हाफ के एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और ऐसे आया था आंसर। बट ये होता वर्क डन ऑन द स्प्रिंग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं तो कहीं भी वर्क एनर्जी थ्योरम से बाहर हुआ ही नहीं हूं। आपको लगेगा ये अलग कंसेप्ट है, नहीं सर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। बोला है कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, उठेगा नहीं को बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, बोलो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। और ऑल द फोर्सेज में यहां पर कौन कौन से दो फोर्स हैं, सर बोला है उसने क्वेश्चन में फ्रिक्शन, तो एक फ्रिक्शन है और एक बोलो क्या है, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट बोलो कितना होएगा, एफएस, और स्प्रिंग के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो उसमें दिखेगा सर कि कहां हुआ सर वो स्टोर्ड होगा किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने वैसे ही पढ़ा हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर या पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई हाफ के एक्स स्क्वायर, वो लिख दें यहां पर। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या बोलेंगे सर, उसमें भी यही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या बोलो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। लेकिन यहां पर फ्रिक्शन, तो यहां पर सारा जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो किसके ऊपर वर्क डन हो गया, बोलो स्प्रिंग के ऊपर। किसके ऊपर बोलो, और स्प्रिंग के ऊपर कितना वर्क डन होता है, बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये बोलो क्या, हाफ mv स्क्वायर। अब बताओ ये सिचुएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्लियर हो गया? थोड़ा सा ध्यान से बने रहोगे ना टॉपिक के अंदर, चीजें रिलेटेबल लगेंगी। और ये पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे इनसे आसानी आएंगे। मैं आपको बता, जो स्कूल के पेपर होंगे, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के पेपर होने वाले, पेपर पे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर हम लास्ट तक, फर्स्ट टर्म के एंडिंग तक मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता पाया इस तरीके से, जो चल रहा है ना, ये जो हम थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें कर रहे हैं सारी डिस्कस हो पाई, तो पेपर में कुछ नहीं छूटेगा, सब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे बता, ये सिचुएशन सबको डन है भाई? अब किसी को डाउट रहेगा इसके अंदर तो बोलो जल्दी से, मुझे टाइम का कोई टेंशन नहीं है। सबको डन नहीं वाला? ये वाला बताओ जरा, सबको डन है? इसके बाद मुझे बताओ, ये वाले तो थे ही आसान, ये तो बहुत ही आसान था यार, इसमें तो पंगा ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? और ये वाला बताओ जरा,
ये तो वही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। ये भी बोलो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे सब में एक्चुअली यही था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस थे? फोर्स अप्लाइड, फ्रिक्शन फोर्स, वो जो अगला केस था उसमें कौन कौन सा था बोलो? ग्रेविटी का फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, जितना भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होगा। वो ऑल द फोर्सेस कौन से हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्की बात है। घर जाके आज थोड़ा सा टाइम लगाना है जो आज की क्लास हुई है, बिकॉज आज की क्लास वर्क एनर्जी थ्योरम की क्लास थी और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट समझ में आएंगे, पेपर के अंदर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं इसके। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? फ्री करे, कल मिलते हैं, जाओ टेस्ट लेके जाओगे आज, कल ले लो टेस्ट तुम लोग, क्योंकि अब 10 से 11 ने एक क्लास है।